सत्यवंत तिवारी आप सभी का पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से आज पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत विषय के संधि के बारे में। संधि जो आपने हिंदी में भी पढ़ा है और वही संधि आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे। दोनों संधि में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता है। वो संधियां जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उसको अगर आप संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे तो थोड़ी और गहराई से पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका कारण क्या है क को ख में बदलने का या क को ग में बदलने का। आज हम संधि के माध्यम से इन सब बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि। संधि होता क्या है? यहाँ पे देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। संधि का मतलब उनको सिर्फ जोड़ना होता है और जोड़ने में वो क्या कर देते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए क म ल लिखा हुआ है तो वो यहाँ सोचते हैं कि ये संधि करना है। ठीक है, आपकी सोच कोई गलत नहीं है, लेकिन जहाँ ये संधि की बात होती है तो यहाँ पर दो वर्णों को जोड़ा जाता है। दो वर्णों को जोड़ करके हम संधि करते हैं। एक इसका मैं अर्थ की बात करूं, भावार्थ की बात करूं तो इसका भावार्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जोड़ना या मिलाना, किसको जोड़ना है किसको मिलाना है, संधि में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इतिहास की तरफ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि दो राजाओं के बीच में संधि हुई या फिर दो देशों के बीच में संधि हुई। तो जैसे मान लीजिए सिंधु जल समझौता, वो जो संधि हुआ, या फिर शिमला संधि, कुछ इस तरह की जो संधियां होती हैं उसमें क्या होता है, उस संधियों में जो दो पक्ष होते हैं, पक्ष एक और पक्ष एक और पक्ष दो, दोनों पक्षों में आपस में किसी एक बात के लिए एक ही दृष्टिकोण होता है, कोई अलग अलग दृष्टिकोण नहीं होता है, वही संधि होती है। अब जहां ये दो पक्ष की बात हो गई तो जब हम किसी भाषा में संधि को पढ़ते हैं, जब हम संस्कृत और हिंदी भाषा में जो संधि को पढ़ते हैं तो यही दो पक्ष हमारा हो जाता है पद में, और यहाँ पर लिखते हैं पूर्व पद और यहाँ हो जाता है उत्तर। अब यहां ध्यान दीजिए, जो दो शब्दों में माफ करिएगा, जो दो वर्णों में संधियां होती हैं वो क्या होता है, पहला पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। एक उदाहरण के लिए, जैसे बहुत ही विख्यात उदाहरण है विद्या आलय। अब आपको ये करना है कि विद्यालय में संधि करनी है, ये आपके लिए प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि विद्यालय की संधि विद्यालय का संधि क्या होगा। तो विद्यालय की संधि में हम लिख देते हैं विद्यालय। हमने लिख दिया विद्यालय, लेकिन हमने विद्यालय कैसे लिखा, यहाँ प्रॉब्लम होती है। यहाँ के संधि के नियम को जानना आवश्यक होता है। अब यहाँ देखिए, हमने लिखा पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या हुआ, विद्या हुआ, उत्तर पद क्या हुआ, आलय हुआ। ये हमारा ये पूर्व पद हो गया और ये हमारा उत्तर पद हो गया। अब यहाँ बात आती है कि इन दोनों में जोड़ा किससे जाएगा। अभी मैं सिर्फ संधि की बात कर रहा हूँ, संधि के वर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब संधि के वर्ग की बात की जाएगी तो वहां पे आपको अलग अलग वर्ग पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग वर्गों को जानना पड़ेगा। यहाँ पर बात कर रहा हूँ संधि की, तो यहाँ पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब क्या इसको इसमें से नहीं जोड़ा जा सकता था, या इसको यहाँ से नहीं जोड़ा जा सकता था, या फिर इससे इसको जोड़ दिया जाता। अब इस तरह के अगर उदाहरण होते तो क्या होता, इस तरह से होते तो यहाँ हो सकता था विद्या आलय, हम इस तरह से भी कर सकते थे। ये गलत क्यों हुआ? क्या हमने जो पहले से रट रखा है उसी के माध्यम से विद्यालय लिख दिया, या फिर हमें कुछ नॉलेज भी है, हमें कुछ पता भी है कि हाँ ये आ कहाँ चला गया। यही समझाने की
जरूरत है इस संधि के माध्यम से। ये सब के बारे में हम इस संधि के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आ है ये आपका कहां चला गया, ये य के बाद ल क्यों नहीं आ गया, सॉरी य क्यों नहीं आ गया, उसके बाद ल ही क्यों आया, इन सब के बारे में हम इसमें जान पाएंगे। तो हमने कहा था भी कि पूर्व पद और उत्तर पद यही दो पद यहाँ पे जुड़ते हैं। यहाँ पे मैं पुनः लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया विद्या प्लस आलय। मैंने अभी आपसे कहा था इतिहास की तरफ आपका ध्यान हो गया था कि दो राजाओं के बीच में संधि होती थी, दो दोस्तों के बीच में संधि होती थी, तो कोई एक विषय, कोई एक जो मुख्य बिंदु थी उसी बिंदु पर दोनों की आपस में सहमति होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जब कभी भी किसी भी दशा में जब हम किन्हीं दो शब्दों का संधि करते हैं, जब हम दो वर्णों की संधि करते हैं, जब हम दो वर्णों की संधि करते हैं संधि के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उत्तर पद का प्रथम और पूर्व पद का अंतिम वर्ण यही दोनों आपस में जुड़ते हैं, दूसरा कोई जुड़ नहीं सकता। जैसे एक उदाहरण दृष्टि से यहां देखें, जैसे ये लकड़ी का दो सिरा है, इन दोनों सिरों को अगर हमें जोड़ना है तो क्या ये सिरा और ये सिरा जुड़ सकता है? नहीं, जब तक हम इस लकड़ी के टुकड़े को घुमाएंगे नहीं तब तक ये सिरा और ये सिरा नहीं जुड़ सकता। ठीक है, क्या ये सिरा और ये सिरा जुड़ सकता है? नहीं। वही स्थिति जब तक इस लकड़ी के टुकड़े को इधर नहीं करेंगे, ये दोनों सिरा आमने सामने नहीं होगा तब ये नहीं जुड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों आमने सामने होना आवश्यक है जोड़ने के लिए, ठीक वैसे ही जब हम संधि करते हैं तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों में परिवर्तन हो सकता है या इन्हीं दोनों वर्णों को हम जोड़ सकते हैं। बाकी उससे पूर्व में आने वाले और इसके पर में आने वाले किसी वर्ण की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए नहीं है, भविष्य के लिए होगी। जब हम संधि के बहुत सारे नियमों को पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद हमें इसकी आवश्यकता होगी कि इसके पूर्व में क्या लिखा है और इसके उत्तर में क्या लिखा है। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि पूर्व पद उत्तर पद का प्रथम वर्ण और पूर्व पद का अंतिम वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों में संधि होती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, विद्या है, विद्या का जो अंतिम वर्ण हम अगर इसको पता करने की कोशिश करें, अंतिम वर्ण क्या मिलेगा हमें? आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण में क्या मिलेगा? आ। अब हमें ये दोनों वर्ण हमारे सामने आ गए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी आ हो गया और पूर्व पद का प्रथम वर्ण भी आ हो गया। अब ये दोनों आ मिलकर के एक आ हो जाता है, एक आ। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम संधि का भेद पढ़ेंगे तो उस भेद में हम लोग जान पाएंगे कि ये आ कैसे हो जाता है, एक आके होता है, दोनों आ अलग अलग क्यों नहीं होते। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो विद्या है, विद्या में आ तो अंतिम वर्ण नहीं होगा, विद्या में तो अंतिम वर्ण द्या होना चाहिए, द्या होना चाहिए। नहीं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि विद्या में अंतिम वर्ण द्या होना चाहिए तो आपको थोड़ा सा वर्ण विचार करने की आवश्यकता होगी। वर्ण विचार करने के लिए आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पे प्रारंभिक वीडियो पढ़ा होगा वर्ण विचार के नाम से, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको वर्णों के बारे में पता चल जाएगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है और वर्ण विचार क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि आ और आ दोनों आ मिलकर के एक आ होता है। यही जो प्रोसेस होता है, यही जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं संधि। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संधि के भाग की, कि संधि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व भाग क्या है, मध्यम भाग क्या है और उत्तर भाग क्या है। संधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है।
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन और उसके बाद विसर्ग, ये 3 भाग होते हैं। अब छोटा सा एक और जो कंफ्यूजन आपको हो सकता है वो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। पहला कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर आपने लिखा स्वर व्यंजन और विसर्ग, क्या हम व्यंजन विसर्ग और स्वर इस सीक्वेंस में लिखें तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? जी हाँ, पूर्णतः गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम अगर वर्णमाला की बात करें, संस्कृत या हिंदी वर्णमाला की, तो संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे स्वर है। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा, इसलिए यहाँ पे व्यंजन है। और उसके बाद हमने विसर्ग के बारे में जाना, इसलिए यहाँ पर विसर्ग है। तो ये जो सीक्वेंस लिखा है, यही सीक्वेंस सही होता है किसी भी संधि का जो सीक्वेंस लिखना होता है उस दृष्टिकोण से। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ पर स्वर संधि में देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि में। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि ये स्वर संधि का पार्ट है, ये स्वर संधि का भाग है, या व्यंजन संधि का भाग है, या फिर विसर्ग संधि का भाग है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। जब स्वर संधि का भाग कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब उसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे हम आते हैं स्वर संधि पर। अब मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। यहां हमारा मुख्य हेडिंग हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब हमने जान लिया, दो वर्णों को जोड़ना, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ही हमारा संधि होता है। अब उसके बाद स्वर की बात करते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो, फिर से कह रहा हूं, अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो वो संधि 100% स्वर संधि का भाग होगा, वह व्यंजन संधि का भाग नहीं हो सकता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर और स्वर होना चाहिए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे भोजन आलन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भोजन का अगर अंतिम वर्ण हम देखेंगे तो अंतिम वर्ण में क्या मिलेगा? अ मिला। उत्तर पद का प्रथम वर्ण देखेंगे तो क्या मिला? आ मिला। ये दोनों स्वर हैं। जी हाँ, ये दोनों स्वर हैं। इसका मतलब ये जो भोजनालय शब्द बनेगा, ये उदाहरण स्वर संधि का होगा, न कि व्यंजन संधि का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि ये स्वर संधि का उदाहरण क्या है, या स्वर संधि में किस संधि का उदाहरण होगा, उसकी बात करें। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम दीर्घ संधि, गुण संधि,
यण संधि, वृद्धि संधि और अयानी संधि। यहां पर हम सबसे पहले संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। ध्यान दीजिएगा, ये सारी संधियां स्वर संधि के भाग हैं, व्यंजन संधि के भाग नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में आप पढ़ेंगे। स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयानी संधि। यहां पर सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्वर संधि इक्वल टू दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की परिभाषा की बात करें तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। परिभाषा: पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण सजातीय या उसी जाति का, सजाती का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, सजाती मतलब उसी जाति का, या ह्रस्व या उसी जाति का ह्रस्व या दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। ये परिभाषा मैं फिर से आपको बता देता हूं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, सजातीय हो। यानी जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो दीर्घ में हो, जैसे मान लीजिए यहां पे होता है पूर्व पद, यहां हो जाता है उत्तर। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ हो तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए, क्योंकि ये एक जाति के हैं। सजाती का मतलब उसी जाति का, ये एक जाति है। अगर उत्तर पद पूर्व पद में ई हो दीर्घ में, और यहां पर क्या होना चाहिए, ई या ई होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अब यहां आते हैं, इसे देखिएगा। पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद में अगर अ हो तथा उत्तर पद में अ हो तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, एक आ हो जाता है। उत्तर पद में आ हो, सॉरी पूर्व पद में आ हो, उत्तर पद में भी क्या हो, आ ही हो, तो भी दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। इसके बाद ई, माफ करिएगा, अ और आ इक्वल टू आ इक्वल टू आ। स्थिति चाहे जो हो, चाहे पूर्व पद में ह्रस्व हो, उत्तर पद में ह्रस्व हो, पूर्व पद में दीर्घ हो, उत्तर पद में भी दीर्घ हो, या फिर पूर्व
पद में ह्रस्व, उत्तर पद में दीर्घ, या फिर पूर्व पद में दीर्घ और उत्तर पद में ह्रस्व, इस तीन चारों में से कोई भी होगी तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, दीर्घ ही होगा हर एक ह्रस्व और दीर्घ को जोड़ने के बाद। अब यहाँ क्या होता है, अब आपको दिमाग में सीधा सीधा ये प्रश्न आया होगा कि क्या हम सिर्फ अ को जोड़ेंगे ई या उ को नहीं? ऐसा नहीं है। एक इसमें सूत्र आता है, सूत्र एक आता है अकः सवर्णे दीर्घ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये सूत्र का मतलब क्या है? तो सूत्र का मतलब होता है अब ये प्रत्याहार होता है, अब एक प्रत्याहार होता है। ये 12वीं तक की कक्षा को हो सकता है समझ में ना आए, उससे ऊपर तक के विषय का है ये, तो मैं इसको प्रत्याहार का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो मैं प्रत्याहार के बारे में बताऊंगा। अब प्रत्याहार में कुछ वर्ण आते हैं, जो वर्ण होते हैं अ, ई, उ, री और ली, माफ करिएगा री तक, अ, ई, उ और री। अब देखिएगा इन चारों वर्णों का दीर्घ होता है। आपने हिंदी में दीर्घ का दीर्घ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में दीर्घ का भी दीर्घ संधि होता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये ह्रस्व लिखा हुआ है, ह्रस्व के बाद इसमें दीर्घ का भी प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे अ या आ हो, ई या ई हो, उ या उ हो, या फिर री या फिर री हो। स्थिति चाहे जैसी हो, जो यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, यही ई के साथ भी होगा, वही उ के साथ भी होगा और वही री के साथ भी होगा। जैसे अगर आपके यहाँ पे ई होता और यहाँ पर ई होता तो दोनों में क्या होता? दीर्घ ई हो जाता। यहाँ भी अगर दीर्घ ई होता और यहाँ दीर्घ ई होता तो भी यहाँ पे क्या हो जाता? दीर्घ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ अ के साथ नहीं हो सकता है, ई के साथ भी होगा, उ के साथ भी होगा और री के साथ भी होगा। इस सूत्र का कहना है कि यदि अगर प्रत्याहार अगर है पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद में भी सवर्ण हो, यानी उसी वर्ण का हो, उसी जाति का हो, तो क्या होता है? दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे अ है, अ का बड़ा क्या होता है? आ होता है। ई का बड़ा क्या होता है? ई का बड़ा दीर्घ हो जाता है। ये उ का बड़ा भी बड़ा हो जाता है। ये दीर्घ होगा तो क्या होता है? जब हम एक ह्रस्व और एक ह्रस्व दोनों दो ह्रस्व को मिलाते हैं तो एक दीर्घ हो जाता है, या फिर दो दीर्घ को मिलाएंगे तो भी एक दीर्घ ही होगा। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, भोजनालय शब्द है। भोजनालय का विच्छेद होता है भोजन आलय। ये हुआ हमारा पूर्व पद, ये हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर पद। अब पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? यहाँ पे अ मिलेगा, इसका प्रथम वर्ण क्या मिलेगा? आ। अब इन दोनों का योग क्या होगा? इन दोनों का योग हमारे पास सिर्फ एक आ बचा। अब यहाँ आएंगे तो क्या हमारे पास सब बचेगा? भोज और न में हलन, क्योंकि न से हमने अ को निकाल दिया है। इसके बाद इस अ की जगह पर हमने क्या लाया? आ ले आया, तो आ यहाँ पे होगा। उसके बाद ये आ हट गया है क्योंकि आ यहाँ पे आ गया था, इसलिए हमारे पास शब्द क्या बचा? लय। तो यहाँ पर हम फिर लय करेंगे। अब इन तीनों को योग करेंगे। तीनों का योग क्या होगा? ये आ आएगा, इस न में इस हलंत को हटा देगा तो हमारा शब्द बन जाएगा भो ज। न में हलंत हट गया और आ की मात्रा लग जाएगी ल य। ये हमारा शब्द बन गया भोजनालय। ठीक है, एक और उदाहरण,
ऋणम, पितृ का जो ऋण, पिता का जो ऋण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ण इसका ऋ है, इसका भी प्रथम वर्ण क्या हुआ, इसका भी प्रथम वर्ण ऋ है। इन दोनों ऋ को मिलाएंगे तो क्या होता है, दीर्घ ऋ हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमारा शब्द बनेगा पी त में हलन प्लस दीर्घ ऋ णम। अब इस दीर्घ ऋ को त में जोड़ेंगे, त का हलन हटाएंगे और त में नीचे दीर्घ ऋ करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पी। ये दो बार सर्कल होता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऋ करते हैं तो वन टाइम होता है, जब दीर्घ करते हैं तो दो बार होता है। इसके बाद म, ये हमारा शब्द बन जाएगा पितृऋणम, पितृणम, पिता का ऋण। इसी तरह से मातृणम शब्द बनता है माता का ऋण। उकार का एक उदाहरण, वधू उत्सव। जी हाँ, जब वधू आने के समय जो उत्सव, जो उल्लास होता है, जो उत्सव हम मनाते हैं वो वधू उत्सव होता है। अब वधू उत्सव को क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ का अंतिम वर्ण क्या हुआ, उ, यहाँ का प्रथम वर्ण क्या हुआ, उ, दोनों उ को अगर हम मिला दें तो क्या हुआ, एक दीर्घ उ हमें प्राप्त होता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, व ध, ध में हलन, उसके बाद दीर्घ उ, उसके बाद ये उ हट गया क्योंकि ये उ तो हमने नीचे लाकर लिख दिया था, हमारे पास शब्द क्या बचा, तशव। तो यहाँ पे हम तशव, तशव करते हैं, ये उ आएगा तो ध में मिल जाएगा, तो हो जाएगा व धु स व। ये हमारा शब्द का निर्माण होता है वधोत्सव। ठीक है, दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। इधर भी देख लीजिएगा, यही जो चार्ट, ये जो चार्ट है, यह चार्ट सभी ह्रस्व शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो अ हो, ई हो